स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारत में घरेलू कार्यों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में एक समर्पित केंद्रीय कानून है जो घरेलू कार्य, कर्मचारी और कार्यस्थल को कवर करता है तथा घरेलू कार्य को भी परिभाषित करता है। 2. वर्ष 2020 में लागू सामाजिक सुरक्षा संहिता घरेलू कामगारों को लाभ प्रदान करती है और इसे देश भर में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में घरेलू कार्य से संबंधित कानून। कोई समर्पित कानून नहीं। घरेलू कामगारों को मुख्यधारा के श्रम कानूनों से बाहर रखा गया है क्योंकि कर्मचारी और कार्यस्थल की परिभाषाएं घरेलू कार्य को कवर नहीं करती है, जिसे अक्सर अनुत्पादक महिला श्रम के रूप में देखा जाता है। अतः कथन एक सही नहीं है। घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून पारित करने के क्रम में कई प्रयास किए गए, जिनमें घरेलू कामगार रोजगार की शर्तें विधेयक 1959 और घरेलू कामगार कार्य का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2017 शामिल है। वर्ष 2019 की राष्ट्रीय घरेलू कर्मचारी नीति का उद्देश्य संबंधित एजेंसियों को विनियमित करना और मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करना था, जिसमें मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और लाभ शामिल है। हालांकि इनमें से कोई भी प्रस्तावित कानून लागू नहीं किया गया। असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, इसके तहत कुछ लाभ प्रदान किए गए, लेकिन बाद में इसे सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसे लागू नहीं किया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पूंजीगत व्यय से तात्पर्य सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे, भवन, मशीनरी और उपकरण जैसी भौतिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या सुधार के लिए आवंटित धन से है। 2. बजट में प्रस्तुत प्रभावी पूंजीगत व्यय में राज्यों एवं अन्य एजेंसियों को अनुदान के माध्यम से पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर सरकार द्वारा किया गया व्यय शामिल नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पूंजीगत व्यय कैपेक्स, यह सरकार द्वारा बुनियादी ढांचों, इमारतों, मशीनरी और उपकरणों जैसी भौतिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, विनिर्माण या सुधार हेतु आवंटित धन को संदर्भित करता है। अतः कथन एक सही है। इसे उत्पादक और विकास को बढ़ावा देने वाला माना जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करता है तथा भविष्य में आय तथा रोजगार उत्पन्न करता है। भारत सरकार अपने वार्षिक बजट के माध्यम से पूंजीगत व्यय का आवंटन करती है, जिसे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रभावी पूंजीगत व्यय, बजट में प्रस्तुत पूंजीगत व्यय में राज्यों एवं अन्य एजेंसियों को अनुदान के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति निर्माण पर सरकार द्वारा किया गया खर्च शामिल नहीं है। अतः कथन 2 सही है। इन अनुदानों को बजट में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन ये सड़क, सेतु, स्कूल, अस्पताल आदि जैसी अचल परिसंपत्तियों के निर्माण में भी योगदान देते हैं। अतः केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश की वास्तविक सीमा को जानने के लिए प्रभावी पूंजीगत व्यय की अवधारणा आरंभ की गई है। प्रभावी पूंजीगत व्यय को पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका स्रोत निचली हिमालयी श्रृंखलाओं में बंदरपूछ शिखरों के दक्षिणी पश्चिम किनारे पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर में है। 2. यह प्रयागराज में संगम पर गंगा से मिलती है। 3. चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उपरोक्त विवरण से सही मेल खाती है? ए यमुना, बी नर्मदा, सी बेटा, डी गंडक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यमुना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यमुना नदी, यमुना नदी उत्तर भारत में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह यमुना गंगा मैदान का एक अभिन्न हिस्सा है जो विश्व के सबसे विस्तृत जलोढ़ मैदानों में से एक है। इसका स्रोत निचली हिमालयी श्रृंखलाओं में बंदरपूछ शिखरों के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर में है। यह नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से होकर प्रवाहित होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम, जहां कुंभ मेला आयोजित होता है, पर गंगा से मिलती है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूरिया भारत में नाइट्रोजन की आपूर्ति करने वाला प्रमुख उर्वरक है, जबकि डाई अमोनियम फॉस्फेट भारत में फास्फोरस की आपूर्ति करने वाला प्रमुख उर्वरक है।
2. आदर्श रूप से नाइट्रोजन से फास्फोरस उपयोग अनुपात 2:1 होना चाहिए, लेकिन पंजाब और हरियाणा में यह बढ़कर लगभग 4:1 हो गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूरिया भारत में नाइट्रोजन की आपूर्ति करने वाला प्राथमिक उर्वरक है, जबकि डाई अमोनियम फॉस्फेट भारत में फास्फोरस की आपूर्ति करने वाला प्रमुख उर्वरक है, अतः कथन एक सही है। वर्ष 1992 में फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने से पहले डीएपी से यूरिया का खुदरा मूल्य अनुपात 2:1 था, लेकिन तदर्थ मूल्य निर्धारण और सब्सिडी नीतियों ने पी और के पर सब्सिडी में भारी कमी कर दी, जिससे यह अनुपात विकृत हो गया। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 2010 में खुदरा उर्वरक कीमतों में अंतर उत्पाद विकृतियों को ठीक करने के लिए आरंभ की गई थी, लेकिन 15 वर्ष बाद भी यूरिया को इस स्थिति में शामिल नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप यूरिया का खुदरा मूल्य लगभग अपरिवर्तित बना हुआ है, जबकि डीएपी की कीमत अब यूरिया से लगभग 5 गुना अधिक है और म्यूरेट ऑफ पोटाश की लागत कम से कम 6 गुना अधिक है, जिससे किसान यूरिया का अधिक उपयोग कर रहे हैं। इस मूल्य विकृति के परिणाम स्वरूप अधिकांश प्रमुख राज्यों में प्राथमिक पोषक तत्वों का असंतुलित उपयोग हुआ है। आदर्श रूप से नाइट्रोजन से फास्फोरस उपयोग अनुपात 2:1 होना चाहिए, लेकिन पंजाब और हरियाणा में यह लगभग 4:1 तक बढ़ गया है, अतः कथन 2 सही है। इन राज्यों में नाइट्रोजन से पोटेशियम उपयोग अनुपात में भी समान असंतुलन मौजूद है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य अपव्यय को कम कर तथा गैर ऋण राजस्व को बढ़ाकर राजस्व घाटे को 5% तक लाना है। 2. सरकार को वार्षिक लक्ष्य प्रस्तुत करना होगा तथा जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए प्रगति के बारे में संसद को नियमित रूप से सूचना देनी होगी। 3. अधिनियम में युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं या गंभीर आर्थिक मंदी जैसी आपात स्थितियों के मामले में लक्ष्य से विचलन के प्रावधान शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एफआरबीएम अधिनियम का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना तथा यह सुनिश्चित करना है कि भावी पीढ़ियों पर ऋण का अत्यधिक बोझ न हो। इस अधिनियम के तहत सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के एक निश्चित प्रतिशत तक कम करना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए इसे 3% तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसका उद्देश्य अपव्यय को कम करके और गैर ऋण राजस्व को बढ़ाकर राजस्व घाटे को समाप्त करना है, अतः कथन एक सही नहीं है। सरकार को वार्षिक लक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए प्रगति पर संसद को नियमित रूप से सूचना देनी होती है, अतः कथन 2 सही है। अधिनियम में युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं या गंभीर आर्थिक मंदी जैसी आपात स्थितियों के मामले में लक्ष्यों से विचलन के प्रावधान शामिल हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत भूटान व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौते पर वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य तीसरे देशों को भूटानी निर्यात के लिए मुक्त व्यापार व्यवस्था और शुल्क मुक्त पारगमन स्थापित करना था। कथन 2, भारत भूटान का प्रमुख व्यापार साझेदार है, जो वर्ष 2022-23 में भूटान के कुल व्यापार का लगभग 2/3 हिस्सा है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत भूटान व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौते पर वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे और अंतिम बार वर्ष 2016 में इसमें संशोधन किया गया था, जिसके तहत तीसरे देशों को भूटानी निर्यात के लिए मुक्त व्यापार व्यवस्था और शुल्क मुक्त पारगमन की स्थापना की गई थी, अतः कथन 1 सही है। भूटान के सबसे बड़े व्यापारी साझेदार के रूप में भारत ने वर्ष 2022-23 में भूटान के कुल व्यापार में 73% का योगदान दिया, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार 11,178 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प बी सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पिछले दशक में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का स्वास्थ्य सेवा व्यय लगातार कम हुआ है। 2, भारत में हृदय रोग, मृत्यु और विकलांगता का प्रमुख कारण है, जो कुल मौतों में से लगभग 1/3 के लिए जिम्मेदार है। 3, ई संजीवनी एक राष्ट्रीय डॉक्टर टू डॉक्टर
टेलीमेडिसिन सेवा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक भौतिक परामर्श का विकल्प प्रदान करने का प्रयास करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ई संजीवनी वर्ष 2013 से वर्ष 2021 तक सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का स्वास्थ्य सेवा खर्च वर्ष 2019 और वर्ष 2020 को छोड़कर प्रतिवर्ष कम हुआ है, अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत में हृदय रोग, मृत्यु और विकलांगता का प्रमुख कारण है जो कुल मौतों में से लगभग 1/3 के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 2 सही है। ई संजीवनी एक राष्ट्रीय डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सेवा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक शारीरिक परामर्श का विकल्प प्रदान करने का प्रयास करती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है तरलता कवरेज अनुपात यानी LCR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. LCR एक अनुपात है जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों के अनुपात को मापता है। 2. LCR को वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेसल III सुधारों के भाग के रूप में पेश किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तरलता कवरेज अनुपात यानी LCR यह एक अनुपात है जो वित्तीय संस्थानों द्वारा धारण की जाने वाली उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों के अनुपात को मापता है, अतः कथन 1 सही है। HULA तरल परिसंपत्तियां हैं जिन्हें तत्काल विक्रय किया जा सकता है या बिना किसी मूल्य हानि के नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। HQLA का उपयोग ऋण लेने के उद्देश्य से संपार्श्विक के रूप में भी किया जा सकता है। LCR को वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेसल III सुधारों के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक अर्धविधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है जो विनियमों का प्रारूप तैयार कर सकता है, जांच कर सकता है, फैसले पारित कर सकता है और दंड लगा सकता है। 2. प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा सेबी 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक मूल्य की किसी भी मनी पूलिंग योजना को विनियमित कर सकता है तथा गैर अनुपालन की स्थिति में संपत्ति जब्त कर सकता है। 3. सेबी अध्यक्ष को सर्च एंड सीज ऑपरेशन का आदेश देने का अधिकार है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी एक अर्धविधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है जो विनियमों का प्रारूप तैयार कर सकता है, जांच कर सकता है, फैसले पारित कर सकता है और दंड लगा सकता है, अतः कथन 1 सही है। अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में सेबी का गठन किया गया था। वर्ष 1992 में इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 30 जनवरी 1992 को प्रभावी हुआ। प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार सेबी 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक मूल्य की किसी भी मनी पूलिंग योजना को विनियमित कर सकता है और गैर अनुपालन के मामलों में संपत्ति जब्त कर सकता है, अतः कथन 2 सही है। सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष और कई अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य होते हैं। सेबी अध्यक्ष के पास सर्च एंड सीज ऑपरेशन का आदेश देने का अधिकार है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना भारत में खनिज खोज में तेजी लाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 9C के तहत की गई थी। 2. न्यास की गतिविधियों के लिए स्थापित NMET फंड को MMDR अधिनियम 1957 के तहत खनन पट्टा धारकों के 2% रॉयल्टी योगदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास यानी NMET इसकी स्थापना खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के धारा 9C के तहत भारत में खनिज खोज में तेजी लाने के लिए की गई थी, अतः कथन 1 सही है। ट्रस्ट गतिविधियों के लिए स्थापित NMET फंड को MMDR अधिनियम 1957 के तहत खनन पट्टा धारकों के 2% रॉयल्टी योगदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. द लॉ एंड द लॉयर्स उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। 2. उन्होंने भारत के दक्षिणी राज्यों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की।
3. उनकी पुण्यतिथि को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उपर्युक्त विवरण से सर्वाधिक सुमेलित है? ए. भगत सिंह, बी. महात्मा गांधी, सी. राजगोपालाचारी, डी. सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता बन गए, जिन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु अहिंसक प्रतिरोध और जन आंदोलन की वकालत की। 1924 का बेलगाम अधिवेशन एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड और दमनकारी रोलेट एक्ट के प्रत्युत्तर में असहयोग आंदोलन NCM 1920 से 1922 शुरू किया। गांधी जी को बोअर युद्ध में उनकी सेवा के लिए 1915 में कैसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1920 में इसे वापस कर दिया था। गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कर के विरोध में गुजरात के तटीय शहर दांडी तक नमक मार्च का नेतृत्व किया। इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का आह्वान किया। उनके नारे करो या मरो ने लाखों लोगों को विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और सविनय अवज्ञा के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित हुई। 3 मार्च 1918 को महात्मा गांधी ने 6 तमिल और तेलुगु युवाओं से मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी सीखने और इस भाषा का प्रचार करने की अपील की। इस अपील के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय चेन्नई में था। द लॉ एंड द लॉयर्स उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. समान नागरिक संहिता भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक समूह को संदर्भित करता है। कथन 2. समान नागरिक संहिता की अवधारणा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में किया गया है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी. कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।